धन्यवाद शमाइल जी। निश्चित ही आपके जितने भी प्रोग्राम्स मैंने अटेंड किए हैं, इससे पहले भी करीब 2 वर्ष पूर्व नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें भी मैं उपस्थित था। मन आनंदित होता रहा है, एक सकारात्मक ऊर्जा, एक पॉजिटिव एनर्जी हमेशा फील होती है जब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रोग्राम्स में मैंने हिस्सा लिया है। इस स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस में मंच पर उपस्थित नेशनल प्रेसिडेंट सैयद शमाइल अहमद जी, उपस्थित फादर पीटर, उपस्थित मनोज तायरा जी, डॉक्टर एसपी वर्मा जी, जिनके साथ पुराना संबंध रहा है जब एसपी रोहतास थे, तो इनके विद्यालय में कई अवसरों पर उस समय जाने का सौभाग्य मिला। मधुकर झा जी मधुबनी से, और बहुत ही एनलाइटनिंग स्पीच दी। उपस्थित सभी डिग्निटरीज और अलग अलग जिलों से यहाँ पर उपस्थित प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स, सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। जब इनविटेशन मिला था तब भी, और जब आज आया यहाँ तब भी एक फीलिंग सबके पास मैं देख रहा हूँ, सबके मन में देख रहा हूँ कि कुछ बदलने वाला है, और आने वाले समय में उस परिवर्तन को हम कैसे एक्सपीरियंस करेंगे, उस परिवर्तन के फेज में कैसे हम बच्चों को ट्रेन करेंगे, क्या चुनौतियां आएंगी। कहीं ना कहीं मन में अनेक प्रकार के संशय हैं, डाउट्स हैं। इसका भी कारण है, स्वभाव से हम लोग परिवर्तन नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं जैसा चल रहा हो, स्टेटस को, उस टाइप का, इसको फिजिक्स में इनर्शिया भी कहते हैं कि हिलना डुलना किसी को पसंद अधिक नहीं है। लेकिन यदि हम समाज की गति को देखेंगे, इतिहास को देखेंगे, जब भी कुछ पॉजिटिव हुआ है तो उसका प्रारंभ कहीं ना कहीं किसी परिवर्तन से ही होता है, जो बड़ा फंडामेंटल एक चेंज हम लाते हैं। और यदि समाज को बदलना हो, जो समाज के हमारे कलेक्टिव गोल्स हैं उसको प्राप्त करना हो, तो एजुकेशन से बेहतर कोई माध्यम नहीं हो सकता। इसीलिए समय समय पर देखना कि जो एजुकेशन हम लोग दे रहे हैं, क्या जो हमारे मन में विजन है हमारे देश का ऐसा विकास होना चाहिए, उसमें अपनी भूमिका निभा पा रही है, नहीं निभा पा रही है, इस पर चिंतन आवश्यक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी समय समय पर बदलती रही है, और अभी लेटेस्ट जिस पॉलिसी पर हम लोग बात कर रहे हैं, निश्चित ही उसी रूप में जब चेंज आता है तो मन में संशय होता है, शंकाएं होती है। उस प्रकार की शंकाएं मन में हैं। मैंने भी इस पॉलिसी को पढ़ा था, कई बार न्यूज रिपोर्ट्स भी देखी, पॉलिसी भी देखी। एजुकेशन से हृदय से जुड़ा हूँ, बचपन से एक अच्छा स्टूडेंट भी रहा, और आज जब लेट्स इंस्पायर बिहार इस अभियान को लेकर लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, उसका भी फर्स्ट 3 E's है। फर्स्ट E इज एजुकेशन, एजुकेशन, इगैलिटेरियनिज्म, एंटरप्रेन्योरशिप। बेसिक संदेश यही है कि बिहार को यदि बदलना है, जब रोड्स नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी आज की तरह, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे, क्या बात थी कि वी हैड द विजन, वी हैड द कैपेसिटी कि एक अखंड भारत के साम्राज्य की रचना कर सकते थे, स्थापना कर सकते थे, और केवल 1-2 वर्षों तक नहीं, सैकड़ों वर्षों तक उस रूप में शासन कर सकते थे। जब भारत की सीमाएं अफगानिस्तान के पार तक थी, हिमालय के उत्तर तक थी, दक्षिण में सागर तक तो थी, पूर्वोत्तर के पार तक थी, किसी भूमि से तो कर रहे थे। कुछ तो बात रही होगी जब रिसोर्सेज नहीं थे, संसाधन नहीं थे, और हम इस प्रकार से लोगों को जोड़ पा रहे थे। आज क्यों नहीं? आज क्यों स्थिति ऐसी होती है कि एजुकेशन की बात यदि हम करते हैं तो समझ में आता है कि बड़ी डिग्रीज लेने के लिए हम विदेश भी जाते हैं, तब भी बिहार से लोग तक्षशिला पढ़ने जाते थे, पढ़ाने जाते थे, नॉलेज का एक्सचेंज होता था। लेकिन यदि कोचिंग करने के लिए यहाँ के बच्चों को कोटा जाना पड़े, जहाँ टीचर्स भी अधिकांश बिहार के हैं, बच्चे भी अधिकांश बिहार के हैं, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होगी, कुछ तो बात होगी जिसके कारण उस प्रकार की व्यवस्था यहाँ नहीं हो पा रही। दोषी कौन है? इन्हीं बिंदुओं पर यदि चिंतन करेंगे तो आप पाएंगे कि एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी चीजें हैं। निश्चित ही कहीं ना कहीं उसमें एक विजन है, हमारी ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल थिंकिंग
एक बच्चे की, उसको कहीं ना कहीं हमने मार दिया है। एक कैपेसिटी बिल्डिंग, जैसे मैं एक अपना उदाहरण दे सकता हूँ, कुछ व्यक्तिगत अनुभव तो लोग साझा करते ही हैं। मैं जब स्कूल में था तो मेरे पिताजी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में रहे, अनेक स्कूल्स में जहाँ जहाँ ट्रांसफर होता गया पढ़ते गए। स्कूलिंग शुरू हुई थी गुवाहाटी से, गुवाहाटी रिफाइनरी में पिताजी थे, फिर बरौनी आए, फिर भोपाल गए, भोपाल के बाद दिल्ली पोस्टिंग हुई। अलग अलग एक्सपीरियंसेस। दैट वाज अ टाइम जब पहली बार भोपाल गए लोग बिहारी बोलने लगे, तो बड़ा शौक लगा कि भाई बिहारी बोलने की मंशा क्या है। और तब से ही बचपन से थिंकिंग माइंड वाज थिंकिंग कि क्या कर सकते हैं, कैसे चेंज ला सकते हैं। लेकिन दिल्ली में जो स्कूल में था, जहाँ से मैंने +2 किया, स्कूल का नाम है सरदार पटेल विद्यालय। इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कूल्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली लोधी स्टेट में स्थित है। और जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मैंने जब पढ़ा, और सरदार पटेल उस विद्यालय की जो परिकल्पना थी, जो कभी 1950s में स्थापित हुई थी बाय गुजरात एजुकेशन सोसाइटी, तो उसमें भी स्कूल में आज से नहीं 1950 के आसपास से ही क्लास 1 से लेकर 4 तक, नर्सरी से 4th तक पढ़ाई हिंदी मीडियम में होती है, जो कि बच्चों की मातृभाषा है, और इंग्लिश इज टॉट एज अ सेपरेट सब्जेक्ट। और क्लास 5 से चेंज हो जाता है, ऑल द सब्जेक्ट्स बिकम इंग्लिश। और ये 1950 से चला आ रहा है। आज भी यदि आप देखेंगे, सरदार पटेल में 1500 की स्ट्रेंथ है, एंड वी हैव द स्कूल हैज प्रोड्यूस्ड वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड इंटेलेक्चुअल्स, जो पूरे देश में अलग अलग फिल्म में, स्पोर्ट्स में अजय जडेजा स्कूल के थे, बहुत ही अलग अलग प्ले राइट्स। मैं खुद भी यहाँ खड़ा हूँ, तो एक बहुत सारी चीजों को हम सोचते हैं कि ऐसा गलत है, ये ऐसा नहीं है, बट ऐसा एवरेशन मैंने खुद देखा एक स्कूल में जिसमें ऐसा चल रहा था। उसमें भी लॉजिक यही थी कि बच्चे यदि बचपन में मदर टंग में सीखेंगे तो अधिक अच्छा सीखते हैं, और बहुत अच्छे लेवल पर स्कूल के रिजल्ट बताते हैं कि क्या रिजल्ट रहा है। कई बार जब हम कोई नई चीज एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो मन में शंका होती है, लेकिन साथ साथ यदि हम देखेंगे तो कई बार शंका का कारण कहीं ना कहीं हमारे मन की एक बाधा होती है जिसको लांघना है। यदि हम सोचेंगे, अप्रिशिएट करेंगे चीजें कैसे बेहतर हैं, तो उसका अदर साइड हमको दिखता है। दूसरी बात, अपनी पर्सनैलिटी का, काफी शमाइल अहमद जी ने बताया, बचपन से साइंस में भी इंटरेस्ट था, हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट था। और हिस्ट्री का इंटरेस्ट के कारण ही आज इंजीनियर बना, इंजीनियर के बाद पुलिस ऑफिसर बन गया, और पुलिस ऑफिसर बनने के बाद भी यात्रा रुकी नहीं। सिंस 2013 आई हैव रिटन मोर देन 25 वेरी डिटेल्ड ब्लॉग्स ऑन हिस्टोरिकल साइट्स। करीब 200 साइट्स को घूमने का मुझे अवसर मिला, अलग अलग साइट्स जो बहुत ही निगलेक्टेड थे, जिसके बारे में लोग जानते नहीं थे। और ऐसे करीब 25 साइट्स जो बिहार के हैं, सुल्तानगंज है जिसको जहांगीरा था, उसकी पूरी हिस्ट्री, अलग अलग जिलों में जो साइट्स है जहां मुझे रहने का अवसर मिला, और मैंने देखा लोग इनके बारे में नहीं जानते हैं, अपने जिले के लोग भी नहीं जानते हैं। रोहतास की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। जिस समय गए तो रोहतास फोर्ट पे कभी तिरंगा भी नहीं लहरा था, कोई सुध लेने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, कोई जाने वाला नहीं था। लेकिन जब उस जगह को मैंने देखा तो आई फाउंड इट हैड सच अ रिच हिस्ट्री, एंड दैट हिस्ट्री वाज कनेक्टिंग, लोगों से जुड़ी हुई थी। रोहतास में जो उग्रवाद का समाधान हुआ, तो बंदूक और गोली से नहीं हुआ, लोगों से जुड़ने से हुआ, लोगों को उनके इतिहास से जोड़ने से हुआ। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जब मैं देखता हूँ, मेरी यात्रा जब हुई, यदि उसी रूप में मैं देखता कि केवल साइंस पढ़ता, IIT तो गए ही थे, और IIT गए और केवल उसी रूप में पढ़ते रहते, और मेरी बड़ी इच्छा थी जब 11th 10th के बाद मेरे सोशल साइंस में CBSE का एक मेरिट सर्टिफिकेट मिलता है 0.1% आने का, तो उसमें मुझे मिला था। और मेरी बड़ी इच्छा थी कि फिजिक्स भी बहुत अच्छी लगती है, मैथमेटिक्स बहुत अच्छी लगती है, साथ में हिस्ट्री भी पढ़ूं, लेकिन वैसी व्यवस्था थी नहीं। लेकिन मैंने अपने पैशन को मरने नहीं दिया। 2 साल तो उस समय तैयारी की IIT जब पहुंचे तो जो 3 महीने मिलते थे समर्स में और 1 महीना विंटर्स में ब्रेक मिलता था, उस ब्रेक में जो मेरा पैशन था, डिवोटेड इट टू हिस्ट्री। सारे उपनिषद मैंने उस पीरियड में पढ़े, ऋग्वेद मैंने उस पीरियड में पढ़ा, जो वो समय था जिसमें 2 सेमेस्टर्स के बीच का गैप होता है। और वो एक फीलिंग मेरे मन में हमेशा थी कि इस प्रकार का सिलेबस कभी होना चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स के पास ये ऑप्शन हो कि अलग अलग कोर्सेज हम ले सकें। IIT जब पहुंचे तो IIT में अपार्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग आई टुक कोर्सेज इन एंशिएंट इंडियन आर्ट, आई टुक कोर्सेज इन इकोनॉमिक्स। ऑप्शंस थे, डाइवर्सिफाई कर सकते थे, 4-5 कोर्सेज मैंने वो भी किए। और स्कूल लेवल पर यदि किसी बच्चे का ग्रोथ चाहते हैं, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ चाहते हैं, हर एवरीवन इज बॉर्न डिफरेंट, हर व्यक्ति का DNA अलग है, हर व्यक्ति की कैपेसिटी अलग, सोचने का तरीका अलग है। तो
बिल्कुल एक तरीके से यदि हम चाहेंगे कि बिल्कुल ऐसा ही मॉड्यूल बने, इसी मॉड्यूल के हिसाब से हम किसी पर्सनालिटी को जज करें, तो समवेयर वी आर गोइंग अगेंस्ट द वेरी नेचर ऑफ मैन, जिसकी सोच अलग अलग। मैं खुद अपना आई एम गिविंग एग्जांपल, आई एम बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद अ डीप पैशन इन हिस्ट्री. My writings are on history. Today I'm going to speak. I speak on history, I speak on philosophy, and I'm trying to connect people, and I'm being able to connect very well only because of my knowledge of history. That मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नॉलेज भी काम आती है, लेकिन जो मेरा पैशन था उसको मैंने बढ़ने. तो अगर एजुकेशन सिस्टम में किसी इंडिविजुअल को फ्लरिश करने के लिए सारी चीजें जो चाहता है उसको ऑप्शंस मिल सकें, डेफिनेटली इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन व्हिच शुड बी वेलकम. Having said that, स्कूल में टीचर्स की क्या भूमिका है? एजुकेशन पॉलिसी तो आ गई. एक व्यक्तिगत मैंने अनुभव साझा किया कि इंटरेस्ट मेरा साइंसेज में भी था, सोशल साइंसेज में भी था. उसको मैंने पर्सनली कैसे कैरी किया. लेकिन यदि सिस्टम में हम कैरी करेंगे, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू क्रिएट बेटर इंडिविजुअल्स फॉर द फ्यूचर. कैसे इंडिविजुअल्स? स्कूल्स में जब बच्चों को देखते हैं, वेदांत की भूमि रही है बिहार. वेदांत में कैसी सोच थी? इट्स ऑल डायलॉग बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट, जिसको उपनिषद कहते हैं. उपनिषद की भूमि में बार बार क्यों कहता हूँ बिहार, और क्यों इस बारे में ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ? क्योंकि बिहार यदि उस रूप में हम देखें, अगर भारत की कल्पना करें, पूरे विश्व की कल्पना करें, तो सबसे जो प्राचीन टेक्स्ट ऑफ ह्यूमैनिटी इज द ऋग्वेद. ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है जो हमारा सर्वाइव हमारे पास करती है. उसकी एक ट्रेडिशन थी, जो कोई भी चीज जब शुरू होती है ट्रेडिशन बढ़ती जाती है. जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लॉन्च होगी तो होगी, लेकिन चीजें धीरे धीरे लोग एक्सपीरियंस करेंगे, चीजें बढ़ेंगी, थिंग्स विल गेट बेटर. तो वैदिक कल्चर में भी जो चीजें बढ़ने लगी, इफ यू लुक एट द इनिशियल फेज ऑफ द ऋग्वेद, तो पाएंगे कि उसमें बहुत सारी मंत्र हैं. सम ऑफ देम आर वेरी स्पिरिचुअल, मेनी ऑफ देम आर वर्शिपिंग फॉर गेटिंग सम मटेरियल बेनिफिट्स. यदि युद्ध में जाना हो तो हम ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं, आराधना करते हैं. यदि कोई रिचुअल्स है उसके लिए आराधना करते हैं. और साथ में कुछ ऐसे मंत्र भी मिलते हैं, सूक्त मिलते हैं, जिसमें वी आर क्वेश्चनिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर, हाउ वी वर बॉर्न, कैसे आए, क्वेश्चंस हैं. लेकिन क्वेश्चंस का आंसर पूरी तरह से वहां पर नहीं मिलता है. लेकिन जब परंपरा आगे बढ़ती जाती है तो एक स्टेज ऐसा आता है जब हमको लगता है कि हमने सारे आंसर पा लिए, और उस स्टेज को हम कहते हैं वेदांत. वेदों का भी अंत हो गया. जो क्वेश्चंस ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में थे, जिसको हमने हिरण्यगर्भ सूक्त में आंसर करने का कोशिश की, कहीं ना कहीं उसका एक उत्तर तब आता है जब बिहार का एक आचार्य अपने शिष्य को कहता है, तत्त्वमसि, तुम वही हो. यू आर लुकिंग एट द होल वर्ल्ड यू. और तब उसको हम कहते हैं वेदांत. तो वेदांत की क्या बात है, कैसे गुरु अपने शिष्य को समझाता है, इट इज वेरी वाइटल फॉर एवरी टीचर टू नो दिस बेसिक कॉन्सेप्ट. जो हम कहते हैं, गुरु जब शिष्य से कहता है कि शून्य में भी पूर्ण है, व्हाट यू आर सीइंग इज अ वॉइड बट द वॉइड इज फुल. अब दोनों एक कॉन्ट्रडिक्शन कि वॉइड है तो फुल कैसे है, अगर खाली है तो भरा कैसे है. तो गुरु और शिष्य दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं. गुरु कहता है तुम पेड़ के ऊपर देखो क्या दिखता है. शिष्य देखता है, बड़े ध्यान से कहता है पेड़ दिखता है, आसमान भी है, चिड़िया भी पेड़ पर घूम रही हैं, अलग अलग चीजें वर्णित करता है. शिष्य से गुरु कहता है अपने इस वृक्ष पर चले जाओ, चढ़ जाओ, ऊपर जाके बताओ तुम्हें क्या दिखता है. तो ऊपर जब जाता है तो कहता है टहनियां दिखती हैं, पत्ते दिखते हैं, कुछ फल दिखता है. गुरु कहता है फल को तोड़कर नीचे आ जाओ. शिष्य वैसा ही करता है. तब गुरु कहता है अब तुम्हें क्या दिखता है, इस फल की ओर देखो. शिष्य बड़े ध्यान से उस फल को देखकर उसको डिस्क्राइब करता है फल क्या है. गुरु कहता है इस फल को खंडित करो और तब बताओ तुम्हें क्या दिखता है. शिष्य ने वैसा ही किया, उस फल को उसने तोड़ा, देखना शुरू किया. उसने बताया कि इसमें कुछ बीज हैं, फल का गुदा है. तब गुरु ने कहा इस बीज को निकालो और बीज को खंडित करो. तो शिष्य ने वैसा ही किया, उसने बीज निकाला, बीज को उसने दो भागों में खंडित किया. तब गुरु ने कहा बीज के अंदर देखकर बताओ इसके अंदर तुम्हें क्या दिखता है. और तब शिष्य बड़ा अचंभित हुआ, अभी तक तो काफी कुछ दिखता था, लेकिन इस बीज के अंदर तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं दिखता है. और तब शिष्य ने कहा, तब गुरु ने शिष्य से कहा कि जहां तुम्हें कुछ नहीं दिखता है उसको यदि तुम जमीन में बोते हो तो उसी में पूरा वृक्ष छुपा हुआ था. बच्चों की जो संभावना है, बच्चों की जो क्षमता है, हम जब देखते हैं सोचते हैं बड़े ज्ञानी है, समझते नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं भी उस रूप में हम देखेंगे
कि उस भविष्य की क्या संभावना है। जब वही बालक बड़ा होगा, बालिका बड़ी होगी, किस रूप में समाज को नेतृत्व प्रदान कर सकती है। और जो हमारी समस्याएं हैं आज, बिहार की क्या समस्या है, भारत की क्या समस्या है, यदि हम देखें तो सबसे बड़ी समस्या है कितने लोग हैं, लेकिन अच्छी शिक्षा उनको हम कैसे दें, वैसी शिक्षा जिससे आने वाले समय में समाज में योगदान कर सकें, अच्छे रोजगार की व्यवस्था हम कैसे कर सकें। सबसे बड़ी मूल चुनौती तो यही है। और स्वास्थ्य की बात है, जिसको हम कैसे उत्तम स्वास्थ्य की सुविधा हो, अनेक अन्य चीजें हैं, लेकिन यदि मूल देखें शिक्षा और रोजगार, दो चीजों पर अगर बात करें, उसमें शिक्षा नीति में परिवर्तन से हम कैसे चीजों को बदल सकते हैं। बिहार की उन्होंने बात की, जब रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थी, तब हम अखंड भारत के साम्राज्य पर शासन क्यों कर पा रहे थे। क्यों ऐसा नहीं हुआ कि कहीं भोपाल से अखंड भारत की राजधानी स्थापित हुई। जब अंग्रेज भी आए तो उन्होंने कलकत्ता से शासन शुरू किया, आज दिल्ली में राजधानी स्थापित है, लेकिन जब संसाधन नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे, तब इसी पाटलिपुत्र की भूमि से क्यों शासन हम कर पा रहे थे। कुछ तो बात रही होगी, अलग होगी। उसी को जब देखते हैं इतिहास में, तो पाते हैं वेदांत की भूमि थी, सोच अलग थी, सोच अलग थी। वेदांत की सोच को भी आप देखें तो तत्वमसी की बात करते हैं, क्या कहते हैं, मानव तो मानव, उसके भेद की बात आप छोड़ दीजिए, किसी भी जीवात्मा में भी वही अंश है। इस प्रकार की दृष्टि यदि कहीं जन्म ली तो बिहार थी। और इसीलिए यदि हम इतिहास में देखेंगे, जब चीजें बढ़ती हैं तो बाकी राष्ट्रों को देख लीजिए, देशों को देख लीजिए, अपने भारत को देख लीजिए, अलग अलग जनपदों को देख लीजिए, तो अपवाद कहाँ मिलते हैं, ओरिजिनल थिंकिंग कहाँ मिलती है। यदि आप देखें मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उसका उदय हुआ, जिसने पूरे अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण किया। क्यों किया, सोच अलग थी। यदि बाकी महाजनपदों को आप देखेंगे तो पाएंगे जो शासन कर रहे थे किसी एक क्षत्रिय वर्ग से ही आते थे, लेकिन मगध को यदि आप देखेंगे जब उदय हो रहा था तो कौन से वर्ग शासन कर रहे थे। समाज के सबसे निम्न वर्ग का व्यक्ति भी शासन कर सकता है यदि सामर्थ्यवान हो। इस अवधारणा को यदि किसी क्षेत्र विशेष में स्थापित किया तो क्षेत्र बिहार था। ऐसी सोच उस समय कहीं नहीं थी। अलग अलग अपवाद, यदि उत्तर बिहार की बात करें तो जिस क्षेत्र के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कौशिकी और पश्चिम में नारायणी गंडक स्थापित है, उस पूरे क्षेत्र को वज्जी महाजनपद भी कहते थे, कोई मिथिला भी कहते थे। और उस क्षेत्र में जो वज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली, इस पूरे क्षेत्र से 7,707 गणराजा चुने जाते थे। और चुने जाते तो सोचिए केवल जाति के आधार पर तो चुने ही जाते होंगे, लोग चुनते हैं सामर्थ्य के आधार पर चुनते होंगे। और जब चुने जाते थे तो सोचिए किस प्रकार की व्यवस्था रही होगी कि 7,707 गणराजा मिलकर उस प्राचीन काल में वैशाली के संथागार में, जिसके अवशेष आज भी राजा विशाल के गढ़ में विद्यमान है, वहां पर बैठकर अपने गणाधिपति का प्रतिवर्ष चयन करते थे। क्या भावना रही होगी। आज माइक नहीं हो तो हम लोग इतने छोटे सभागार में भी ठीक से संबोधित नहीं कर पाएंगे, लेकिन 7,707 व्यक्ति एक संथागार में उस प्राचीन काल में संबोधित होते थे और मिलकर अपने गणाधिपति और सभा को भी चुनते थे। कैसे चुन पाते होंगे, कुछ तो बात होगी जो जोड़ती होगी। यदि इसी छोटे से सभागार में हम नई शिक्षा नीति पर ही बहस करने को कहने कि आप सहमति बना लीजिए, कुछ समय हम देते हैं, तो आप सहमति बनेगी क्या। हर बिंदु पर अलग अलग विचार होंगे, हर बिंदु पर अलग अलग विवेचना होगी। कितना भी हम बहस कर लेंगे शायद हर बिंदु पर सहमति नहीं बना पाएंगे। लेकिन सोचिए कैसे हमारे पूर्वज थे, उनके अंदर भी तो बहुत भिन्नता रही होगी। कोई उत्तर बिहार के क्षेत्र की हम लोगों ने बात की जो वज्जी महाजनपद था, कितना विशाल क्षेत्र है। कोई मधुबनी का भी होगा, कोई बेगूसराय का भी होगा। उस समय के लोग वैसे चल के आते होंगे और वैशाली में जब बैठते होंगे कैसे जोड़ पाते होंगे। यही तो अलग बात थी जिसके कारण बिहार का उदय हुआ। तभी तो हम विश्वविद्यालय स्थापित कर सके जिसमें पूरे विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। हमने जोड़ने की कोशिश की। जातियां तब भी थी, लेकिन उस प्रकार का जातिवाद बिहार में हावी नहीं था। यदि रहा होता तो किसी नंदवंश का उदय कभी नहीं होता। यदि रहा होता तो कभी गुप्त साम्राज्य का निर्माण नहीं होता। यदि रहा होता तो कभी विश्वविद्यालय में स्थापित नहीं होते जिसमें किसी प्रकार का भेद था ही नहीं। यदि रहा होता तो वेदांत का दर्शन कर ही नहीं पाते। सोच अलग थी, लेकिन उस सोच को आज हम भूल चुके हैं। उस सोच को भूल चुके हैं, तभी हम जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर जो संघर्ष करते हैं, जो ऊर्जा असीम है, उस ऊर्जा को हम कहाँ व्यर्थ कर देते हैं। ऊर्जा लगनी कहाँ चाहिए थी, सृजन में, निर्माण में। जब ओरिजिनल थिंकिंग कर रहे थे तो शून्य का परिकल्पना यदि कहीं हुई, जीरो, जिस पर पूरी मैथमेटिक्स, पूरी साइंसेस बेस्ड, कहाँ हुई, इसी पटना जिले में हुई। अलग सोच रहे थे, तो अलग सोचे तो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन सोचने की प्रक्रिया को जो हमने रोक दिया, आपस में संघर्ष करने लगे, हमने बताना शुरू किया, बांधना शुरू किया लोगों को, तो नई चीजें होनी बंद हो गई। और जब नई चीजें होने बंद हो गई, पुरानी चीजों में विकार आने लगा। नदी जब बहती है तो शुद्ध रहती है, जल में शुद्धता रहती है, आप ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन नदी की धारा को यदि आप रोक देंगे क्या होगा,
सामान्य सीमा से जल प्रदूषित हो जाएगा, उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो बिहार की स्थिति क्या हुई? आगे जा रहे थे तो अपवाद प्रस्तुत कर रहे थे, लेकिन आज अपवादों को प्रस्तुत नहीं करते हुए हम उसी पर भिड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे आपस में, तो समाज कहां आगे बढ़ेगा? विशेष रूप से शोभान अहमद जी को मैंने कहा अच्छा लगता है, क्योंकि आप भविष्य के निर्माता हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जितने लोग से आप जुड़े हैं, करोड़ों लोग आपसे प्रभावित होंगे। और जब नई शिक्षा नीति को आप क्रियान्वित करेंगे, कार्यान्वित करेंगे, उसका प्रभाव भी इस पूरे बिहार के भविष्य पर पड़ेगा। क्या चाहते हैं, किस बिहार का निर्माण करना चाहते हैं? ऐसे बिहार का जिसमें शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए बाहर जाना नहीं पड़े। कौन करेगा? रोजगार के लिए यदि हम सोचते हैं, बहुत अच्छी बात कही मधुकर झा जी ने भी, कोई सरकार आ जाए, कुछ भी हो जाए, क्या संभव है कि हर व्यक्ति को हम सरकारी नौकरी दे सकें? लेकिन जिस प्रकार की परंपरा है, जिस प्रकार की लोगों की सोच है, क्या चाहता है? हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा बच्चा सरकारी नौकरी करे। चाहता है कि नहीं चाहता है? कैसे ऐसे सोचा कि उस बिहार में जहां कभी ऐसी उद्यमिता थी, जब मेगास्थनी 3rd सेंचुरी बीसी में IIC पटना है, तो उन्होंने कहा विश्व का सब प्रमुख नगर है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़िए, कितने प्रकार के अलग अलग व्यवसाय की उसमें जानकारी में थी, जिस पर राज्य द्वारा कर लगाया जाता था। उतने तो आज भी नहीं है। उस प्राचीन काल में ऐसी उद्यमिता थी जिसने चंपा जैसे महानगर को स्थापित किया। चंपा कहां थी? आज का भागलपुर। बौद्ध ग्रंथों ने कहा कि विश्व का सबसे पहला नगर है। कुछ तो बात होगी। और चंपा की प्रेरणा कैसी थी? लोग आते थे, व्यापार करने आते थे, यहां से लोग व्यापार करने जाते थे। इसी बिहार में ऐसे श्रेष्ठी थे जिनका वर्णन मिलता है। भगवान बुद्ध जब सभा लगाते थे, पूरे जमीन पर सोने के सिक्के बिछाकर खरीदने का सामर्थ्य रखते थे, उसी चंपा में। उस चंपा से जब लोग आते थे तो वियतनाम के लोग इतने प्रभावित हुए कि अपने देश का नाम उन लोगों ने चंपा रख दिया। और 2nd सेंचुरी से लेकर 17वीं शताब्दी तक वियतनाम चंपा के नाम से जाना गया। और उस बिहार में यदि आज उस पीढ़ी को नहीं बता पाएंगे विक्रमशिला क्या थी, 1000 वर्ष पहले पूरे तिब्बत के लोगों ने सोना दान दिया था किसी एक आचार्य को आमंत्रित करने के लिए विक्रमशिला से। और जब मंडली आई थी तो मंडली को लौट जाना पड़ा था। विक्रमशिला के आचार्य तैयार नहीं थे। राजा लाल लामा तिब्बत नरेश बड़े बेचैन थे। उन्हें लगा राशि कम थी और राशि के चक्कर में नेपाल चले गए खदान की तलाश में। नेपाल के शासकों ने बंदी बना लिया। और तब उनके पुत्र ने जब कहा कि यदि जो राशि तिब्बत के लोगों ने जमा की है इसको नेपाल के शासकों को दे देंगे तो मुक्त हो जाएंगे, तो उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा जिस राशि जो तिब्बत के लोगों ने जमा की है इसका ध्येय ज्ञान है, तिब्बतवासी ज्ञान चाहते हैं, उसके लिए इस राशि को उन्होंने एकत्रित किया है, इसीलिए इसको व्यर्थ न करो। दोबारा मंडली भेजो और बताओ कि उनके मना करने के कारण तिब्बत नरेश की क्या दुर्दशा हुई। उस बिहार में यदि सृजन करना है, दोबारा मंडली जब आई 3 वर्ष लगे, तब जाके आचार्य आतिश दीपंकर श्री ज्ञान तिब्बत गए। और आज कहीं भी कोई तिब्बती हो, यदि जिस ज्ञान का वहन करता है, जिस परंपरा का वाहक है, उस परंपरा के बीच कहीं न कहीं उसी समय विक्रमशिला में बोए गए थे। बिहार यदि बनाना है, यदि भारत का विकास हम चाहते हैं, तो जिस क्षेत्र ने कभी सैकड़ों वर्षों तक उस भारत का नेतृत्व किया जिसमें संसाधन आज की भांति नहीं थे, यदि वह क्षेत्र फिर से उसी रूप में योगदान करने लगे, नेतृत्व करने लगे, तो भारत भविष्य उज्ज्वल नहीं होगा क्या? और जब तक वो नहीं करेगा तो भारत भविष्य उज्ज्वल हो सकता है क्या? तो आपके ऊपर तो बहुत बड़ी भूमिका है। और विशेष रूप से जितने बच्चे आज, जैसे उन्होंने कहा, सबसे क्रीम हमारे जो बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। और यदि पढ़ते हैं तो हमारा दायित्व क्या है? यदि बिहार का भविष्य, राष्ट्र भविष्य उज्ज्वल करना चाहते हैं तो उसको संस्कार देना होगा। संस्कार केवल ये नहीं कि हम उस संस्कार की बात कर रहे हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी में बात है स्किल डेवलपमेंट, जो इन्होंने कहा +3 प्राइमरी स्कूल के बाद जो स्किल्स पे हम लोग चाहते हैं, पूरी लंबी लंबी डिग्रीज लेके यदि हम देखें, पूछें तो क्या कर सकते हो, तो अधिकांश लोग बता नहीं पाते उनके अंदर स्किल्स क्या है, क्या कर सकते हैं। रोजगार का निर्माण यदि हम सोचेंगे बिहार का विकास कैसे होगा, निश्चित सी बात है कि उद्यमिता की भावना को स्थापित पुनः जागृत करना होगा। वी हैव टू क्रिएट जॉब्स, वी हैव टू ट्रेन आवर यूथ टू बी जॉब क्रिएटर्स। और वो एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, उसकी प्रक्रिया का प्रारंभ विद्यालय से ही होगा। आपको स्किल्स देने होंगे, सोचना होगा। जो शून्य की मैंने बात की, जो बच्चे में आपको दिखता है कुछ नहीं कर सकता है, उसका संभावनाएं असीम है, लेकिन उस संभावना को एज ए टीचर कैसे उसके अंदर हम उस समय उभार सकते हैं, निखार सकते हैं, उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं, इसमें निश्चित चिंतन की आवश्यकता है। और लेट्स इंस्पायर बिहार जो कैंपेन हम लोगों ने सामाजिक कैंपेन का आह्वान किया, करीब 52,000 लोग व्हाट्सएप में जुड़े हैं। शुमाई जी से मैंने कहा मैं हर टीचर को भी जोड़ना चाहता हूँ लोग जुड़े। इसका आधार क्या है?
शिक्षा, कैसे शिक्षा में योगदान दे सकें। पटना में हम लोगों ने कॉम्पिटिशन्स कराए थे, हेरिटेज ओलंपियाड, करीब पिछले साल 30,000 बच्चों ने भाग लिया। हम लोग हेरिटेज एम्बेसडर्स चुने ताकि उनको अपने इतिहास का ज्ञान हो। अलग अलग लोगों से हम लोगों ने कहा कि आप शिक्षा दान कीजिए। यदि आप किसी स्कूल के हैं, अब यूएस में रहते हैं, बेंगलोर में रहते हैं, क्या आपने अपनी सक्सेस स्टोरी अपने बच्चों के साथ शेयर की? अभी लोग पूछते हैं कैसे हम क्या कर सकते हैं। अनेक तरीके हैं। मेंटर योर स्कूल, जितने लोग जुड़े हैं जो बाहर हैं, कुछ कर सकते। यू आर एबल टू गिव सम कंट्रीब्यूशन बैक टू योर स्कूल। के अधिकांश लोग जो सफल हैं, यदि उनसे आप पूछेंगे तो अपने विद्यालय में उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया होगा। लेकिन यदि हम इस प्रकार के अभियान को चलाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, जागृत करते हैं कि यदि बिहार हमारा है, बदलना है, तो हर व्यक्ति की भूमिका होगी, तो विद्यालय से सब जोड़ना सबसे पहला काम है। यदि कोसते रहेंगे कि हमारे गांव के विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती, अच्छी नहीं होती, उससे चीजें बदलेंगी क्या? लेकिन यदि हम कुछ कर सके, यदि हम कुछ और जो भी हमारे स्किल्स हैं, यदि हम अपने गांव के विद्यालय में शिक्षकों को यही बता सके कि वे फिजिक्स कैसे अच्छे से पढ़ा सकते हैं, और यदि ऐसे अनेक लोग हो गए जो मिलकर कर सके, कुछ तो बदलाव आएगा। अगर इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट नेगेटिव एस्पेक्ट तो पॉजिटिव रूप में देखें कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, चीजें बदलेंगी या नहीं बदलेंगी। और शिक्षा के बाद समता, समाज में सबसे आवश्यक है, बिहार उसके लिए जानी जाती रही। कैसे हम अपने यूथ को जाति और संप्रदाय के नाम पर लड़ने में लगे पड़े हैं। अब सोशल मीडिया देखिए तो पता चलता है, इलेक्शन जब हो रहा है तो लोग देख रहे हैं मेरी जाति के कितने वोटर हैं, मेरी जाति के कितने नेता हैं। यदि इस चीजों पर हम विचार करते रहे तो जिस बिहार में कोई वैशाली स्थापित हुई थी, जहां कोई मगध का उदय हुआ था, उसको हम दोबारा कर पाएंगे। उद्यमिता कैसे हम जागृत करेंगे? अपने आप कोई चीजें नहीं आती, अपने आप तो उद्योग नहीं रहेंगे। तो दैट्स इंस्पायर बिहार में, जैसा मधुकर झा जी बता रहे थे, हम लोगों ने आह्वान किया सभी से, जो लोग सक्षम हैं उनको उनके सहयोग के लिए सामने आना चाहिए। और विशेष रूप से सभी जो लोग बिहार के उद्योगपति हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिन्होंने अपने स्टार्टअप्स लगाए, सफल हुए, उनसे हम लोगों ने आह्वान किया जुड़िए। और यदि कुछ दायित्व अपने भूमि के प्रति समझते हैं तो अपने जिलों के अध्यायों से भी जुड़िए, जिलों से जुड़िए, अपने डिस्ट्रिक्ट में किसी यूथ को मेंटर करने की कोशिश कीजिए।